हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं मार्केट में, उनको जब कंपनी रिडीम करती है, मतलब उनको जब कंपनी वापस परचेज करती है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, रिडम्पशन का क्या मीनिंग है और रिडम्पशन कहां कहां से किया जा सकता है। कहने का मतलब आप जब बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब पेमेंट करोगे, ठीक, जब आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करोगे तो रिडम्पशन के सोर्स क्या क्या है, कहां कहां से आप रिडम्पशन कर सकते हो, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जी इस टॉपिक में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है जी आपका इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक, कि क्या क्या मीनिंग होता है रिडम्पशन का, और उसके बाद बताऊंगा जी कंडीशन क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनको पूरा करने के बाद ही आप रिडम्पशन कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन आपको किन किन कंडीशंस को पूरा करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट है वहां पे कैसे रिडम्पशन करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक। सोर्स ऑफ रिडम्पशन बताऊंगा, ठीक। उसके बाद बताऊंगा जी कि रिडम्पशन कन्वर्जन, मतलब प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके भी आप रिडम्पशन कर सकते हैं, या फिर आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जी अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक के बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है जी। तो आ जाओ, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो टॉपिक है जी आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। तो लिखेंगे मींस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मींस, क्या मीनिंग है जी, कि जो आपने प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इश्यू किए थे तो आप उनसे पैसा आपने रिसीव किया था, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, आपने पैसा लिया और बदले में आपने शेयर्स इश्यू कर दिए। अब बात आती है कुछ सालों के बाद कंपनी ने डिसाइड किया, कुछ कंडीशंस थे, उन कंडीशन को पूरा करने के बाद कि प्रेफरेंस शेयर को क्या करे जी, रिडीम कर ले। तो उनका जो पैसा था कंपनी के पास, कंपनी क्या करेगी, वो पैसा उनको रिटर्न कर देगी। तो लिखेंगे जी मींस रिटर्न ऑफ शेयर कैपिटल, रिटर्न ऑफ शेयर कैपिटल। Redemption of preference share means return of share capital to the preference shareholder, to the preference shareholder। कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या किया, उनकी कैपिटल का पैसा वापस कर दिया। कब वापस किया? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जी रिडम्पशन का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि रिडम्पशन मींस रिटर्न ऑफ शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। की कंपनी जब तक चल रही थी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, तभी क्या किया, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उनकी कैपिटल का पैसा हमने वापस कर दिया। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी का क्या मतलब हुआ, तो लिखेंगे
लिखेंगे इसमें दैट इज बिफोर वाइंडिंग अप, बिफोर वाइंडिंग अप, कि कंपनी बंद होने से पहले ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी क्या किया जी, कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उनका पैसा क्या किया, रिटर्न कर दिया, उनका पैसा वापस कर दिया। तो कौन से सेक्शन में बता रखा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में, तो लिखेंगे सेक्शन 55, सेक्शन जो 55 है, ठीक, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, इसमें कुछ कंडीशंस बता रखी है कि वो कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो जाएगी तभी आप रिडम्पशन कर सकते हैं। ठीक, तो सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट अलाउ द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस। अब कौन कौन सी कंडीशंस है वो मैं भी आपको लिखवाने वाला हूं। तो मैंने आपको बताया जी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कौन सा सेक्शन अलाउ करता है, सेक्शन 55 कहता है कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अगर पूरी होगी तो आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। लिखो जी, कंडीशन लिखना स्टार्ट करो, लिखो कंडीशन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कंडीशन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लिखो जी, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में कि सेक्शन जो 55 है कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, लिखेंगे अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक, वो कंपनी क्या कर सकती है, वो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो कंपनी ऑथोराइज्ड है कि वो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है, इफ सो ऑथोराइज्ड, इफ सो ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, कहता है कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है अगर उसके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कुछ ऐसी अथॉरिटी दे रखी है कि आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं, तो वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने का राइट रखती है। इफ सो ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स में इश्यू प्रेफरेंस शेयर, में इश्यू प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, ये तो इश्यू की बात आ गई कि कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है और उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने उसको अथॉरिटी दे रखी है, उस कंपनी को अथॉराइज कर रखा है कि आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो, तो वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो इश्यू की बात हो गई। अब बात कर रहा हूं जी मैं रिडम्पशन की। उसके बाद इश्यू में आप कुछ पॉइंट और भी लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लिख सकते हैं एक कंपनी केवल और केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती। एक कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का जो टाइम पीरियड है वो 20 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके केस में 30 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन 20 साल खत्म होने के बाद 21वें साल से 10% रिडम्पशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारी चीजें मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन रिडम्पशन की कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो सेक्शन 55 अप्लाई होता है, उसमें लिखा हुआ जी फर्स्ट कंडीशन कि जिन प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम कर रहे हो, ठीक, वो प्रेफरेंस शेयर क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी
प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, कि जिन आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो वो प्रेफरेंस शेयर क्या होने चाहिए जी, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखेंगे अपने स्क्रीन पे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे दे रखा आपको, कहता है 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, और दे रखा है जी 60 पेड अप। ठीक, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहता है प्रेफरेंस शेयर, पहली कंडीशन है प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए। और आपको जब क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन में लिख दिया कि 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच है, 60 पेड अप है, और क्वेश्चन में कहता है इनको रिडीम करना है। तो इनको तो आप रिडीम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर है। तो आप इनको रिडीम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर है इस पे आपको 40 रुपए की कॉल करनी पड़ेगी। 40 रुपीज की जब आप कॉल करेंगे और वो पैसा जब आप रिसीव कर लेंगे तो ये शेयर क्या हो जाएंगे, ये शेयर फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। फुल्ली पेड अप होने के बाद आप इन शेयर को रिडीम कर सकते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहते हैं तो प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए। फुल्ली पेड अप मींस अगर क्वेश्चन में दे रखा है शेयर्स पार्टली पेड अप है, 100 का शेयर है और 60 पेड अप है, तो आप इनको रिडीम नहीं कर सकते। कब तक रिडीम नहीं कर सकते? जब तक आप इस पे 40 रुपीज की कॉल को रिसीव नहीं कर लोगे। जैसे ही आप 40 रुपीज की कॉल को रिसीव करोगे वैसे ही ये शेयर क्या हो जाएंगे, फुल्ली पेड अप हो जाएंगे, और फिर आप इनको रिडीम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट कंडीशन है प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। लिखेंगे दूसरी कंडीशन, लिखेंगे जी सोर्स ऑफ रिडम्पशन। सोर्स ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, कहां कहां से आप रिडीम कर सकते हो? तो जैसे मान लो आपको यहां पे दे रखिए जी एक बैलेंस शीट दे रखी है, और इस बैलेंस शीट में आपको दे रखा है यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए। आपको दे रखा है जी यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, ये दे रखा है 5 लाख रुपीस। आपको यहां पे दे रखा है जी डिबेंचर्स दे रखे हैं, 2 लाख के, और आपको दे रखा है जी क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 3 लाख रुपीस के, और इधर आपको दे रखा, मान लो आपको दे रखा है जी फिक्स्ड असेट दे रखा है, फिक्स्ड असेट दे रखा आपको 6 लाख का, और आपको दे रखा है जी करंट असेट दे रखा है, करंट असेट आपको दे रखे हैं 14 लाख रुपीस के। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में कहता है ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये आपको रिडीम करने हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी, कहता है ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये रिडीम करने हैं, और आप सबने पढ़ रखा है जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस केस में पेमेंट किस किस को पहले करना होता है। तो सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं सिक्योर्ड जो लाइबिलिटी है उसको,
उसके बाद जो ये अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी है, मैं मान लेता हूं ये दोनों अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी है, इनको पेमेंट करनी होती है। ठीक, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, और उसके बाद पेमेंट करते हैं जी इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो ये पर्पस जो है कंडीशंस बनाने का, कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शन लगाने का, ये पर्पस क्या है जी? इस पर्पस है कि जो लाइबिलिटी है, जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, जो क्रेडिटर्स है, जो लेंडर्स है कंपनी के, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना। आपने क्या किया? आपने डिबेंचर्स को पहले पेमेंट नहीं की, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं की, और आप चले जी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने। आप चाहते हो प्रेफरेंस शेयर को पहले पेमेंट कर दें, ठीक, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे, मैं इसमें एक दो पॉइंट और लिख लूं पहले, मैं आपको यहां पे ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, मैंने इसको बना देता हूं। पहले देखो, मैंने इसको 8 लाख बना दिया, और यहां पे मैं लिख रहा हूं जी रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख रहा हूं। और मैं फिर से आऊंगा अपने पॉइंट पे, 2 लाख रुपए। तो मैंने आपको कहा पेमेंट ऑफ ऑर्डर जो होता है, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को पेमेंट करनी होती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है प्रेफरेंस शेयर को आपको रिडीम करना है, इसका मतलब उनकी जो कैपिटल थी उसको रिटर्न करना, उनको पेमेंट करना है। तो आप आउटसाइड लाइबिलिटी की पेमेंट करने से पहले आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट नहीं कर सकते। ये लीगली क्या है जी? रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज के इंटरेस्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या सोर्स है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सोर्स ऑफ रिडम्पशन क्या होगा, कैसे आप रिडीम करेंगे, ठीक, तो देखेंगे जी आगे। तो यहां पे एक नोट लिख दूं मैं आपका, लिखेंगे इसमें कि रिडम्पशन जो है, कि जब आप रिडम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर का, तो क्रेडिटर्स जो हैं, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है, उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। उनकी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मतलब उनको जो पहले पेमेंट होना था प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर से, जो पहले पेमेंट होना था, उनके इंटरेस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो आप लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर should not affect should not affect should not affect adversely the security available to the security available to the creditors and lenders of the company as they have priority over preference share capital in case of winding up। ठीक है जी, समझ गए इस पॉइंट को? तो मैं फिर से बता दूं आपको, फर्स्ट कंडीशन थी आपकी कि प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड, ठीक है जी। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं सोर्स ऑफ रिडम्पशन। सोर्स ऑफ रिडम्पशन में मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, आपको कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जी 5 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस आपका 2 लाख, डिबेंचर्स हैं 2 लाख के, और क्रेडिटर्स हैं 3 लाख के, और इधर असेट्स दे रखी है। अब आप ये 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करना चाहते हैं,
ठीक है जी। अब 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर को अगर पेमेंट करेंगे तो इससे क्या होगी जी, बैलेंस शीट में जो कैपिटल थी वो कम हो जाएगी। मतलब जो क्रेडिटर्स, जो लेंडर्स है कंपनी के, उनके लिए जो सिक्योरिटी रखी हुई थी कैपिटल के रूप में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लीगली क्या है जी, लीगली सबसे पहले आपको जो पेमेंट करनी है, सबसे पहले आपको आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट करनी है, उसके बाद में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट करनी होती है। तो सोर्स ऑफ रिडम्पशन में लिखेंगे, फर्स्ट सोर्स लिखेंगे कि आप रिडम्पशन कहां कहां से कर सकते हैं ताकि आउटसाइडर्स लायबिलिटी है उनके इंटरेस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। तो फर्स्ट है जी बाय फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, कि आप भले ही प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो लेकिन बदले में क्या करो, नए शेयर्स इश्यू कर दो। और जो नए शेयर्स आप इश्यू कर रहे हो वो इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं और वो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। जो आप फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हो वो इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, बट वो डिबेंचर्स नहीं हो सकते। कहने का मतलब डिबेंचर को फ्रेश इश्यू में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है जी। जैसे मान लो अब यही वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कंपनी ने डिसाइड किया, जो अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया, इस क्वेश्चन में कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी ये 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर क्या करना चाहती है जी, रिडीम करना चाहती है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी ने ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए बाय फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने बदले में 5 लाख के इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए, तो कैपिटल उतनी ही रही। यहां पे क्या हुई जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो गई और बदले में नए शेयर्स इश्यू कर दिए कंपनी ने 5 लाख के। तो आउटसाइडर का जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, उनके लिए उतनी ही सिक्योरिटी है जितनी रिडम्पशन से पहले थी। ठीक है जी। उसके बाद तो मैंने कहा रिडम्पशन के सोर्स क्या है, रिडम्पशन का सोर्स है जी या तो आप नए शेयर्स इश्यू कर दो या फिर आप डिविजिबल प्रॉफिट का यूज करके भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ रिडम्पशन में फर्स्ट सोर्स हुआ जी कि बाय प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, और फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको इक्विटी शेयर्स लेना और प्रेफरेंस शेयर लेना है। ठीक। उसके बाद बाय यूज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, बाय यूज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, आप डिविजिबल प्रॉफिट का यूज करके भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट मींस क्या होता है मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। बाय यूज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट क्रिएटिंग सीआरआर, क्रिएटिंग सीआरआर मींस आप क्या कर सकते हैं जी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। अभी समझाऊंगा मैं आपको इस पॉइंट को। तो बात आई जी कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के क्या क्या सोर्स हैं जिससे आउटसाइडर के इंटरेस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। तो पहला सोर्स है, आप क्या करो जी, नए शेयर्स इश्यू कर दो। आपने नए इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए, पुराने प्रेफरेंस शेयर को आपने रिडीम कर लिया 5 लाख के, और बदले में आपने 5 लाख के नए शेयर्स इश्यू कर दिए, तो कैपिटल जितनी थी उतनी की उतनी रह गई। या फिर दूसरा सोर्स, आप क्या करो, कंपनी के जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल थे, जिससे कंपनी क्या करने वाली थी, शेयर्स होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी। अब आप उस डिविजिबल प्रॉफिट का यूज करके सीआरआर क्रिएट कर दो। जैसे ही आप उस प्रॉफिट से सीआरआर क्रिएट करोगे तो ये प्रॉफिट आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए यूज कर लिए। अब इस प्रॉफिट से आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उनको अश्योरेंस मिल जाएगी कि जी हमारे लिए इतना पार्ट
कंपनी ने क्या कर रखा है, रिटेन करके रखा है, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। या फिर तीसरा ऑप्शन है जी, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक। कुछ आप फ्रेश इश्यू से रिडीम कर लो, कुछ आप डिविजिबल प्रॉफिट से रिडीम कर लो, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से भी रिडीम किया जा सकता है। तो लिखेंगे आगे, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें दे रखा है जी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा आपको 10 लाख रुपए। आपको दे रखा है जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है कितना, ये दे रखा है 5 लाख, ठीक। उसके बाद आगे दे रखा है जी आपको दे रखा है जनरल रिजर्व दे रखा है, आपको दे रखा है जनरल रिजर्व दे रखा है, ये दे रखा है जी आपको 2 लाख रुपीस। उसके बाद आगे दे रखे हैं जी आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 5 लाख के, ठीक है जी। और इधर आपको असेट्स दे रखी है, ये दे रखी है आपको 22 लाख। क्वेश्चन में दे रखा है ये जो प्रेफरेंस शेयर है, ये 6% जो प्रेफरेंस शेयर है, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर, एट पार का मतलब 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम पार पे रिडीम करेंगे, 5 लाख पे ही रिडीम करेंगे, ठीक है जी। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है फॉर दिस पर्पस कंपनी इशूड 5,000 equity shares of rupees 100 each at par। कहता है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए कंपनी ने क्या किया, 5,000 नए शेयर्स इश्यू कर दिए 100 रुपए के हिसाब से। तो हुआ क्या जी, कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो यहां से खत्म हो जाएगी, ठीक। और उसके बदले कंपनी ने क्या किया, नए इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए, तो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 5 लाख बढ़ जाएगी। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है तो आउटसाइडर का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी सिक्योरिटी कितनी थी, 10 और 5 15 लाख थी, और अब भी सिक्योरिटी कितनी है जी, 10 और 5 15 लाख है। तो पहला सोर्स ऑफ रिडम्पशन क्या है, आप नए शेयर्स इश्यू कर सकते हो, नए शेयर्स इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। और दूसरा होता है जी आप सीआरआर क्रिएट कर सकते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हो, या दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। कैसे, इसी एग्जाम्पल में मान लेता हूं, इफ इन द अबव क्वेश्चन कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू 3,500 शेयर्स of rupees 100 each at par।
अगर इस क्वेश्चन में कंपनी ने फ्रेश इश्यू 3500 शेयर का किया होता तो आप कितना सीआरआर क्रिएट करते? तो अभी अभी मैंने कहा सोर्स ऑफ रिडम्पशन भैया दो हैं, या तो आप फ्रेश इश्यू करो या आप सीआरआर क्रिएट करो, और या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से करो। तो इस क्वेश्चन में आपको फ्रेश इश्यू तो दे रखा है, आपको सीआरआर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखेंगे जी अगली स्लाइड पे। तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व निकालना है। ठीक है, आप लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, कि जो आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, तो इस क्वेश्चन में जो आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो वो रिडीम कर रहे हो जी 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा, आपको फ्रेश इश्यू दे रखा है, आपको दे रखा है फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको दे रखा है फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपको दे रखा है कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कहता है 3500 आपने शेयर्स इश्यू किए और एक शेयर था जी 100 रुपए का, इसका मतलब आपने फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कर दिया 3,50,000 का। तो आपको कितना सीआरआर क्रिएट करना है, सीआरआर क्रिएट करना है जी आपको 1,50,000 रुपए। ठीक है जी, तो अभी जो आपकी बैलेंस शीट का जो स्टेटस था, ये जो आपकी बैलेंस शीट थी, आपके पास इक्विटी शेयर्स थे और आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे 5 लाख के। आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लिया और आप आउटसाइडर जो लायबिलिटी है उनके इंटरेस्ट को एडवर्स इफेक्ट नहीं डालना चाहते, तो उस केस में क्या होगा कि आपने 3,50,000 ये प्रेफरेंस शेयर यहां से खत्म हो गए और आपने नए इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए। कितने के नए इक्विटी शेयर्स आपने इश्यू कर दिए? 3,50,000 के। जनरल रिजर्व आपको पता है, जनरल रिजर्व एक डिविजिबल प्रॉफिट है, आप इससे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इस जनरल रिजर्व से आपने क्या किया, 1,50,000 सीआरआर क्रिएट कर दिया और 50,000 छोड़ दिया जी जनरल रिजर्व में। जैसे ही आपने सीआरआर क्रिएट किया तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को आप रिटेन करके रखेंगे, उससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा जी कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सीआरआर निकालना है, कैसे कैसे आपको फ्रेश इश्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई, अभी मैं कंडीशन दूसरी पे ही चल रहा हूं। पहली कंडीशन थी प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन है सोर्स ऑफ रिडम्पशन। तो देखो सोर्स ऑफ रिडम्पशन में मैं एक एग्जांपल लिख दूं यहां पे, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, और यहां पे आपको दे रखा है जी, आपको दे रखा है फ्रेश इश्यू, आपको दे रखा है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो पहला पॉइंट है इसमें, कहता है प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एट पार। कहता आपने पार पे रिडीम किया और इसके बदले आपने फ्रेश इश्यू कर दिया, मान लेते हैं फ्रेश इश्यू किया आपने ₹10 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन है, आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए ₹10 लाख एट 10% प्रीमियम,
और आपने बदले में फ्रेश इश्यू किया जी ₹6 लाख इक्विटी शेयर्स एट 20% प्रीमियम। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इन दोनों केस में आपको सीआरआर निकाल के दिखाना है। आपको क्या निकालना है जी? सीआरआर निकालना है। ठीक है जी, तो मैंने यहां पे लिखा कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। तो दो केस हैं आपके पास, फर्स्ट केस और सेकेंड केस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल रिडीम। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम तो जो प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू लेनी है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब अगर आपने प्रीमियम पे रिडीम किया तो आपको प्रीमियम नहीं लेना है, आपको नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम लेना है, जो कि दोनों ही केस में कितना दे रखा है जी? आपको दे रखा है दोनों ही केस में 10 लाख दे रखा है। फर्स्ट केस में तो 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर 10 लाख पे ही रिडीम किए। सेकेंड केस में 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर आपने 10% प्रीमियम पे रिडीम किया, लेकिन नॉमिनल वैल्यू कितनी है? दोनों ही केस में 10 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू है। माइनस करूंगा इसमें से फ्रेश इश्यू। अब जो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स है, वो शेयर्स का फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर्स का भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर का भी हो सकता है। और फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स भी किस पे लेना है जी? वो भी नॉमिनल वैल्यू पे लेना है। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स ये भी आपको लेना है नॉमिनल वैल्यू पे लेना है। ऐसा क्यों? अगर शेयर्स आपने प्रीमियम पे इश्यू किया तो प्रीमियम वैल्यू पे क्यों नहीं लेना? क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होता। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए नहीं कर सकते। तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर ये भी किस प्राइस पे लेना है जी? ये भी नॉमिनल वैल्यू पे लेना है। तो दे रखा है फर्स्ट केस में कि आपने 10 लाख के आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, पार पे इश्यू किया। सेकंड में कहता आपने 6 लाख के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, वो भी 20% प्रीमियम पे। ठीक है जी, तो फर्स्ट केस में तो आपने पार पे ही इश्यू किया, तो मैंने पार वैल्यू ले ली, नॉमिनल वैल्यू ले ली। सेकेंड केस में आपने 6 लाख के इक्विटी शेयर्स आपने प्रीमियम पे इश्यू किए, तो प्रीमियम नहीं लेना है, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए नहीं कर सकते। तो ये आ गया जी आपका सीआरआर आ गया। फर्स्ट केस में आ गया 0 और सेकेंड केस में आ गया 4 लाख रुपीज। तो फर्स्ट कंडीशन थी प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। दूसरी कंडीशन थी आपकी, दूसरी कंडीशन सोर्स ऑफ रिडम्पशन, कि या तो आप जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसको डिक्रीज नहीं करना है, मतलब जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उनके लिए जो सिक्योरिटी है उसको आप डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक, तो या तो क्या करो आप नए शेयर्स इश्यू करो, या जो डिविजिबल प्रॉफिट थे जिससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे उन प्रॉफिट को रिटेन करके रखो और उनका नया नाम दे दो जी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नाम दे दो। ठीक, उसके बाद तीसरी कंडीशन, अभी मैं आपको फ्रेश इश्यू निकालना सिखाऊंगा, पहले आप तीसरी कंडीशन लिख लें। लिखो जी, तीसरी कंडीशन लिखो। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन थी सोर्स ऑफ रिडम्पशन। मैं आ रहा हूं जी अब तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन लिखेंगे इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट ए प्रीमियम।
if preference shares are redeemed at a premium, कहता अगर आप प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, ठीक है जी, जैसे अभी भी मैंने लिख रखा था कि 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर आपने 10% प्रीमियम पे रिडीम किए, तो आपके पास एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसको बोलेंगे हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज रिटर्न ऑफ। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा उसको हम राइट ऑफ करेंगे, ठीक है जी। तो आपने जब प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम किया तो एक नया अकाउंट ओपन हुआ जिसको बोला हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आप राइट ऑफ करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले किसका बैलेंस यूज करेंगे? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है फर्स्ट आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है तो फिर आप प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगे आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो फिर से समझेंगे मेरी बात को। मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर अगर आपने रिडीम किए, प्रीमियम पे रिडीम किए, तो अगर प्रेफरेंस शेयर को आप प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो फर्स्ट जो प्रीमियम रिडम्पशन है उसको राइट ऑफ करना आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट है तो कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अगर कम है तो आप यूज करेंगे जी डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट यूज करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल, यहां पे आप लिखेंगे कैलकुलेट फ्रेश इश्यू। इस बार आपको फ्रेश इश्यू निकालना है, ठीक है जी। इसका मतलब इस बार आपको बैलेंस शीट में बहुत सारी रिजर्व दे रखे हैं, बहुत सारे सरप्लस दे रखे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट दे रखे हैं। तो फर्स्ट केस यहां पे मैंने लिखा जी प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम और यहां पे मैंने लिखा बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। तो फर्स्ट केस लिखेंगे इसमें कि रुपीज 10 लाख एट पार, कि आपने 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम के पार पे रिडीम किए और बैलेंस दे रखा आपको इधर इस साइड, आपको दे रखा है जी इसमें आपको दे रखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस दे रखा है 2 लाख रुपीज का। आपको जनरल रिजर्व में बैलेंस दे रखा है 3 लाख रुपीज का और आपको सरप्लस में बैलेंस दे रखा है 5 लाख रुपीज का, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा केस आपको कहता है आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए रुपीज 10 लाख एट 20% प्रीमियम और आपको क्वेश्चन में दे रखा है इस साइड, कहता है आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है 2,50,000 रुपए
आपको कहता है आपके पास जनरल रिजर्व में बैलेंस है 3 लाख रुपीस। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा केस, तीसरा आपको एग्जाम्पल में कहता है आपने रिडीम किए ₹10 लाख के प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम किए एट 20% प्रीमियम। और इधर आपको बैलेंस दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको बैलेंस दे रखा है 1 लाख रुपीस। और आपको जनरल रिजर्व में बैलेंस दे रखे जी आपको 8 लाख रुपीस का बैलेंस दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन कहता है आपको फ्रेश इश्यू निकाल के बताना है। चलो जी करना स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इश्यू, दो ही सोर्स हैं, या तो फ्रेश इश्यू करो या सीआरआर क्रिएट करो या दोनों के कॉम्बिनेशन से रिडीम करो। तो आपने लिखा फर्स्ट केस में आपने लिखा जी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम तो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किए उसकी नॉमिनल वैल्यू है जी यहां पे फर्स्ट केस में 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए और पार पे रिडीम किए, मतलब 10 लाख पे ही रिडीम किए। ठीक, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम आ गया जी 10 लाख रुपए। आपने प्रीमियम पे रिडीम नहीं किया तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इस केस में बनता ही नहीं है। तो माइनस करेंगे आप सीआरआर। और सीआरआर कहां से क्रिएट करते हैं? सीआरआर इज क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट मींस क्या? वो प्रॉफिट जो अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास जिससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड मींस जिनको बोलते हैं जी डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो सीआरआर आप किस किस से क्रिएट करेंगे? तो क्वेश्चन में दे रखा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप सीआरआर क्रिएट करने के लिए नहीं कर सकते। आप चले जाना जी, आप चले जाना कहां पे? आप यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ लेना जो हमने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर वाले टॉपिक में। ठीक, तो सीआरआर आप क्रिएट कर सकते हो जनरल रिजर्व से और सरप्लस से क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने लिखा सीआरआर किस किस से क्रिएट कर रहा हूं? जनरल रिजर्व से और सरप्लस से। तो मैंने लिखा जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व से मैंने यूज किया 3 लाख रुपए और सरप्लस से मैंने यूज किया जी इसमें 5 लाख रुपीस। तो टोटल जो मैंने सीआरआर क्रिएट किया वो क्रिएट किया जी 8 लाख रुपए का। तो इसका मतलब फ्रेश इश्यू कितना करना है? इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू करना है 2 लाख का। ठीक है, दूसरा केस, फिर से मैं लिखूंगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम। तो नॉमिनल वैल्यू तो तीनों ही केस के अंदर आपकी बनती है जी 10 लाख बनती है। ठीक है जी, दूसरे केस में दे रखा है कि आपने 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए और वो भी 20% प्रीमियम पे रिडीम किए। तो यहां पे एक नया अकाउंट ओपन हो गया जिसका नाम आया जी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
10 लाख के आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए 20% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बना जी 2 लाख रुपए। अब सबसे पहले आपको ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसको राइट ऑफ करना है, और इसको राइट ऑफ करने के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसको राइट ऑफ करना है फर्स्ट आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सबसे पहले आपको बैलेंस यूज करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस यूज करना है। और सिक्योरिटी प्रीमियम में भैया आपके पास बहुत सारे पैसे रखे हैं। कितना रखा आपके पास? 2.5 लाख रुपए रखा है, और आपको कितना चाहिए? आपको 2 लाख चाहिए। तो आपने इसमें से माइनस किया सिक्योरिटी प्रीमियम, आपने माइनस किया जी 2 लाख रुपए, तो प्रीमियम और रिडम्पशन आपने पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया। अब बच्चे पूछते हैं सर जो 50,000 का जो सिक्योरिटी प्रीमियम बच गया, क्या उसका यूज हम सीआरआर क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं उससे? सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से? नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर से पढ़ लेना यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, बट सिक्योरिटी प्रीमियम से आप सीआरआर क्रिएट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो अब मैं यहां पे क्रिएट करूंगा जी, सीआरआर क्रिएट करूंगा, और सीआरआर इज क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता। तो क्या आता है इस क्वेश्चन में? बी केस में आपको दे रखा है जी, यहां पे जनरल रिजर्व दे रखा है 3 लाख का। तो मैंने किया सीआरआर, और सीआरआर मैंने क्रिएट किया जी जनरल रिजर्व से। ये मैंने माइनस किया 3 लाख, तो फ्रेश इश्यू आ गया जी इस केस में 7 लाख रुपीस का फ्रेश इश्यू आ गया। उसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 3 पे। मैंने लिखा नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम। तो ये आ गया आपका नॉमिनल वैल्यू आ गया कितना? 10 लाख रुपए आ गया। ठीक है सर, कितने परसेंट? 20% प्रीमियम पे रिडीम किया। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इधर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये बना जी आपका 2 लाख रुपए। फर्स्ट राइट ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको दे रखा है 1 लाख रुपीस। ठीक है जी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है, तो बैलेंस मैं यूज करूंगा जनरल रिजर्व से, और जनरल रिजर्व में मेरे पास 8 लाख रुपए रखे हैं। तो फिर मैं राइट ऑफ करूंगा जी आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट में मेरे पास जनरल रिजर्व है 1 लाख, मैं यहां से यूज करूंगा। तो मेरा प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ हो गया है। ठीक है जी, अब मैं क्रिएट करूंगा सीआरआर, और सीआरआर क्रिएट करूंगा जी आउट ऑफ जनरल रिजर्व से, और जनरल रिजर्व में था 8 लाख, जिसमें से 1 लाख तो मैं यूज कर चुका हूं, तो मेरे पास बचा जी 7 लाख रुपीस। तो इसका मतलब फ्रेश इश्यू मुझे कितना करना है जी? अब 3 लाख रुपीस का मुझे फ्रेश इश्यू करना है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। सेकेंड कंडीशन है सोर्स ऑफ रिडम्पशन, या तो आप नए शेयर्स इश्यू करो या फिर आप सीआरआर क्रिएट करो। जो कंपनी के पास जो डिविजिबल प्रॉफिट रखे हैं, जिसका यूज कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करने वाली है शेयर होल्डर्स में, उस प्रॉफिट को आप रिटेन करके रख लो। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो प्रीमियम पे, अगर आप प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, तो जो आपने प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट ओपन किया उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है जी फर्स्ट आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ करना है, देन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट राइट ऑफ करना है। बट जब मैं आगे इस टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, एक सेक्शन 133 पढ़ाऊंगा। सेक्शन 133 क्या कहता है? सेक्शन 133 कहता है कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन है उसको आपको राइट ऑफ करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम से आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए आपको डिविजिबल प्रॉफिट का ही यूज करना है। ये नोट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा।
बट जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें मैं क्या लेके चलूंगा जी, जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखेगा सेक्शन 133 तब तक मैं नॉर्मल तरीके से राइट ऑफ करके चलूंगा। मैं फर्स्ट यूज करूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, देन मैं यूज करूंगा डिविजिबल प्रॉफिट का बैलेंस यूज करूंगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन पे, लिखो कंडीशन नंबर 4। अब बात आती है जो आपने ये सीआरआर क्रिएट किया इसका यूज क्या है। ठीक, तो आप लिखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व is used for issue of bonus share। तो जो सीआरआर हमने क्रिएट किया था, जो डिविजिबल प्रॉफिट थे उनमें से कुछ प्रॉफिट हमने जो रिटेन करके रखा था इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, जितना हमने डिविजिबल प्रॉफिट को रिटेन करके रखा था जिससे हमने सीआरआर क्रिएट किया, उस सीआरआर से हमने क्या किया जी, बोनस शेयर इश्यू कर दिया। कहने का मतलब हमने उस सीआरआर को वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली रिजल्ट यही निकल के आया कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उनके इंटरेस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने कंडीशन बताई, फर्स्ट कंडीशन प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। दूसरी कंडीशन हुई जी आपकी सोर्स ऑफ रिडम्पशन, जिसमें सीआरआर कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया, फ्रेश इश्यू कैसे निकालते हैं वो बताया। अभी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है उनको भी करना है। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करना। अगर सेक्शन 133 क्वेश्चन में लिखा है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर 133 अप्लाई नहीं हो रहा तो आप फर्स्ट यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, देन आप यूज करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट का बैलेंस यूज करेंगे। उसके बाद जो आपने सीआरआर क्रिएट किया उसका यूज आप करेंगे बोनस शेयर इश्यू करने के लिए, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। चलते हैं नोट्स पे और नोट्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया उसी को मैं नोट्स में आपके सामने एक बार समझा देता हूं। तो मीनिंग रिडम्पशन का जो मीनिंग होता है, तो मैंने बताया जो कैपिटल है उसको रीपेमेंट कर देना टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट एन अग्रीड अमाउंट। अग्रीड का मतलब पार पे हो सकता है या प्रीमियम पे हो सकता है। सोर्स ऑफ रिडम्पशन में मैंने आपको बताया आप नए शेयर्स इश्यू करना है, इक्विटी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, बट डिबेंचर्स नहीं हो सकते। या फिर आपको डिविजिबल प्रॉफिट का यूज करके आपको सीआरआर क्रिएट करना है। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है और रिडम्पशन जब करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, जिसमें हमने पढ़ी जी फर्स्ट कंडीशन की प्रेफरेंस शेयर होने चाहिए जी फुल्ली पेडअप होने चाहिए। अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेडअप होंगे तो पहले उनको फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनका रिडम्पशन स्टार्ट होगा। फिर हमने पढ़ा कि सोर्स ऑफ रिडम्पशन, कि आप नए शेयर्स इश्यू करके बाय प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स आप रिडम्पशन कर सकते हैं। और दूसरा है जी आपका कि बाय यूज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, बाय यूज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम इज ट्रांसफर टू सीआरआर। तो डिविजिबल प्रॉफिट का यूज करके भी आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर अगर प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है, ये बताया। और सीआरआर का क्या यूज है ये बताया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जी नोट से, पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।